नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद। एक लंबा परिचय रहा है। जब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी ईटीवी में तो मैं काफी ज्यादा जे न्यूज आया करता था इनके कोट लेने के लिए, इनकी बाइट लेने के लिए टीवी पे। अब सर, जमाना बीत गया और हम लगातार भारत की अर्थव्यवस्था, ताकतवर भारत, इकोनॉमी, सामाजिक व्यवस्था, इन तमाम चीजों की बात करते रहे। 2014 में एक सरकार आई जिन्होंने कहा कि भैया जो पेट्रोल डीजल जो उनके लोग थे उन्होंने कहा कि 40 रुपए मिलेगा। यशवंत सिन्हा जी की उस समय कमेटी हुआ करती थी, मुझे याद है, बीजेपी कवर करता था उस समय। ये कहा गया कि टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अचानक 12 साल बाद अब देश के प्रधानमंत्री उठकर कह रहे हैं कि मत खरीदिए सोना, पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल मत कीजिए। और पेट्रोलियम मंत्री लगातार हमें डरा रहे हैं कि पेट्रोलियम कंपनियों को इतना नुकसान, इतना नुकसान, इतना नुकसान। ये अचानक से भारत की अर्थव्यवस्था को हो क्या गया है? देखिए, जो 28 फरवरी को ये जो युद्ध शुरू हुआ पश्चिम एशिया में, है ना, उसकी वजह से एक सप्लाई शॉक पड़ा है दुनिया में। क्योंकि एनर्जी जो है उसी के जरिए आपका उत्पादन होता है, उसी के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है। मतलब बिना एनर्जी के आप घर खाना नहीं बना सकते, आप माल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और कुछ भी आपको उत्पादन करना है, कृषि में है, इंडस्ट्री में है, सर्विसेज में है, सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो युद्ध के जैसी शुरू हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया ईरान ने। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की 20% गैस और क्रूड ऑयल आता है। तो आप 20% को इधर से उधर थोड़ा बहुत कर लेंगे, पर कम से कम 14-15% की तो कमी हो ही गई है दुनिया में। और जैसे ही एनर्जी की शॉर्टेज होती है, तुरंत उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि क्रूड ऑयल और गैस के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से सब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब चीज़ों में जहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है, एनर्जी के दाम बढ़ने से उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो एनर्जी की शॉर्टेज हुई, उसकी वजह से एक तो इन्फ्लेशन हुआ, दूसरी तरफ उत्पादन पे असर पड़ रहा है। तो जैसे कि मोरबी में गैस के इस्तेमाल से आपकी टाइल बनती है, सिरेमिक टाइल जो घरों में लगती हैं, तो सिरेमिक टाइल नहीं बन पा रही। उसी तरह खुर्जा में जैसे कि सिरेमिक और जो पॉटरी वगैरह है, वो भी गैस से इस्तेमाल करते हैं। तो जहां तक गैस इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका जो रुक जाएगा। फिर ये जो एनर्जी है, क्रूड ऑयल, वो सिर्फ एनर्जी नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। उससे आपका फर्टिलाइजर भी बनता है ना, यूरिया वगैरह। तो पहले तो उधर से पश्चिम एशिया से बहुत सारा यूरिया बाहर निकलता था, अब वो भी रुक गया। और भारत में क्योंकि क्रूड की कमी है तो यूरिया का उत्पादन भी कम हो गया। तो यूरिया के उत्पादन कम होने से आपका जो खाने पीने का उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा। फिर इसमें आपको सल्फर मिलता है। सल्फर चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, जो आपको माइनिंग में इस्तेमाल होता है। तो सल्फर जब अगर कम पड़ जाएगा तो आपकी माइनिंग पे असर पड़ेगा। फिर इसमें से प्लास्टिक बनाने के लिए केमिकल्स निकलते हैं। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में जब हाहाकार हो गया है, आपकी प्लास्टिक की बाल्टी है, प्लास्टिक कुर्सी है, आपका प्लास्टिक का मग है, उस सब में परेशानी आ गई। फिर इसमें से जो निकलता है उससे पैकेजिंग इंडस्ट्री का पैकेजिंग का निकलता है। फिर इसमें से केमिकल जो आता है वो फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होता है, जिसको एपीआई बोलते हैं, वो फार्मास्यूटिकल में। तो दवाओं के उस पर जो असर पड़ जाता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो सप्लाई शॉक एक तो एनर्जी का है, और बहुत सारी चीजें जो इससे क्रूड ऑयल से निकलती हैं, वो सब में जो परेशानी है। तो इसलिए जो शॉक लगता है, उससे एक तरफ कमी हो जाती है, दाम बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि क्योंकि दाम जो है क्रूड वगैरह के बढ़ गए हैं, तो आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ गया। हालांकि आपको कम क्रूड मिल रहा है, कम गैस मिल रही है, पर क्योंकि दाम 50-60% बढ़ गए हैं, तो इसलिए फिर आपका जो इंपोर्ट का बिल बढ़ गया। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कम हो जाता है। एक्सपोर्ट क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों को हम 16% अपना एक्सपोर्ट हम वहां भेजते हैं। तो चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, जो भी है ना, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है, क्योंकि अब ना जहाज जा रहा है और ना हवाई जहाज जा रहा है वहां। तो इसलिए एक्सपोर्ट पे असर पड़ा। बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है, क्योंकि जब सब जगह एक परेशानी होती है तो लोग माल कम खरीदते हैं, तो एक्सपोर्ट। तो एक तरफ इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, एक्सपोर्ट गिर गया, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया। फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा बाहर जा रहा है, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कम हो जाते हैं।
जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व कम होने लगते हैं तो रुपया गिरावट पे आ जाता है। जब रुपया गिरावट पे होता है तो जितनी इंपोर्टेड चीजें हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो फिर मतलब पहले तो एनर्जी की वजह से बढ़े, अब क्योंकि जो इंपोर्ट में जो रुपया कमजोर पड़ रहा है तो जो इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। फिर इंपोर्टेड गुड्स के दाम इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि शिपिंग के रेट बढ़ जाते हैं और शिपिंग में इंश्योरेंस के रेट बढ़ जाते हैं। और फिर जैसे कि हमारा जो तेल वगैरह है, क्योंकि अब पश्चिम एशिया से नहीं आ रहा, अब हम वेनेजुएला से और जो अमेरिका से लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से 2.5 महीना लगता है उसको आने में, जबकि यहाँ से 4-5 दिन में आ जाता था। तो वो देर देर से आएगा और वो भी दाम ज्यादा है उसके बढ़े होंगे। तो इसलिए ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ता है, रुपया गिरावट पे होता है। उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है, क्योंकि जब रुपया गिरावट पे होता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है या वापस। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो काफी समय से बाहर जा ही रहा था, वो और तेजी से बाहर जा रहा है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेट में जीरो हो गया था करीब करीब, वो जो और जाता है। तो उसकी वजह से फिर जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है और भी बिगड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ ट्रेड वगैरह में और इसमें जो डेफिसिट है और जो इससे हमें फायदा मिलता था कैपिटल फ्लो से, वो भी उल्टा हो गया है। फिर हमारे जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो भारत में अपना इन्वेस्ट करते थे, अब क्योंकि रुपया गिरावट पे है तो उनका रिटर्न कम हो गया तो वो पैसा बाहर ले जाएंगे। फिर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि भाई ठीक है अभी तो रुपया कमजोर हो रहा है, हम अगर जो अपना एक्सपोर्ट किया है वो अपने डॉलर थोड़ा देर से लाएंगे तो हमें और ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो एक्सपोर्टर्स अपना जो प्रोसीड्स है वो वापस नहीं लाते और इंपोर्टर जल्दी जल्दी इंपोर्ट करते हैं, तो विद द रिजल्ट उससे और भी ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है। और फिर अगर आप देखें तो हमारे जो वर्कर्स हैं जो पश्चिम एशिया के देशों में काम करते हैं तो वो वापस आ रहे हैं या उनका काम रुक गया है तो रेमिटेंसेस पे असर पड़ जाता है। तो हमारी मल्टीपल सोर्सेस से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ता है। तो यानी कि अगर आप देखें तो मैक्रो में आपका रुपए में गिरावट, स्टॉक मार्केट में असर, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर, आपके जब उत्पादन में कमी, आपके दाम जब बढ़ गए, तो यानी कि एक क्राइसिस हो जाता है। और ये क्राइसिस इसलिए नहीं जब खत्म होता क्योंकि एनर्जी के बिना आप कर नहीं सकते, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना। तो इसलिए जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा है और हमें जो करना चाहिए था वो हमने किया नहीं। जो प्रधानमंत्री ने अब बोला है वो 73 दिन पहले बोलना चाहिए था। अभी आप देखें तो पहले हफ्ते में ही मार्च के 80 देशों में उन्होंने कुछ ना कुछ प्रावधान किया अपना तेल बचाने का, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाने का वगैरह, लेकिन हम कहते नहीं हम तो कंट्रोल में है, हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं है। जबकि हमारे देश से जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो 20 से 30% बाहर जाता है। रिलायंस की रिफाइनरी और बाकी हैं वो अपना माल भारत में बेचने की जगह वो विदेशों में बेचते हैं, उनको बहुत प्रॉफिट हुआ इससे, क्योंकि जब कच्चे तेल के दाम बढ़े तो सारे जब और प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए तो उन्होंने तो क्रूड पहले ही लिया हुआ था सस्ते दाम पे, उसका जब बहुत प्रॉफिट उन्होंने कमाया। तो हमारा आपने बिल्कुल 20 से जो 30% जो हमारा क्रूड है वो बाहर सप्लाई करने में जा रहा है, मतलब हमारे देश में उसका इस्तेमाल नहीं, उसको तुरंत रोक देना चाहिए था। मैंने 1 मार्च को आर्टिकल लिखा, मैंने कहा ये सप्लाई जो बाहर जा रही है, फिर मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए आपको जो और कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज बचाएं, क्योंकि अब तो दाम बढ़ गए तो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा जाएगा। तो अभी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है, LRS स्कीम जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत लोग पैसा लेके बाहर जाते हैं, खर्च करते हैं, तो LRS स्कीम को बंद कर देना चाहिए था। फिर मैंने कहा जो एसेंशियल और इनएसेंशियल चीजें हैं उनके बीच में हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए, मतलब जो इनएसेंशियल चीजें हैं उन पे रोकथाम करना चाहिए और एसेंशियल में कमी नहीं होने देना चाहिए। तो जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होना चाहिए ना कि प्राइवेट व्हीकल्स का। तो इस तरह के मेरे कई सुझाव थे जो मैंने 1 मार्च को ही दिए थे। तो वो अब जो सरकार जो उठी है और अब सरकार ने वो कहना शुरू किया है, लेकिन इस 73 दिन में हमारे स्टॉक्स तो कम हो ही गए क्योंकि हमने तो उतना ही उत्पादन करते रहे जो करना था। तो हमको जो बचत करनी चाहिए थी वो बचत हमने की नहीं, तो अब हालात काफी बिगड़ गए हैं। तो इसलिए स्टॉक्स कम पड़ेंगे तो उससे फिर और परेशानी आगे आने वाले समय बढ़ेगी। नहीं अरुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ये बताया जा रहा था, आपने ये मार्च में कहा 28 फरवरी से लड़ाई शुरू हो गई, उससे 1-2 दिन पहले इजराइल के दौरे पर ही थे। मार्च में आपने तमाम सलाह दी, कई देशों ने उसको उठाया, लेकिन 4 मई से पहले हमें ये बताया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है।
और अचानक 8 मई के बाद जब चुनाव खत्म हो गए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं संकट की घड़ी। और अब देखिए क्या-क्या फर्क पड़ रहा है। एयर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट कैंसल कर दी है, 23 रूट पर घटा दी है, जून से अगस्त तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। सोने और चांदी पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है आधी रात से, तो सोना 9 से 10,000 रुपए 10 ग्राम और चांदी 18,000 रुपए तक महंगी हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर आ गया है, यानी 1 डॉलर की कीमत 95 रुपए 74 पैसे हो गई है। और लगातार कंपनियों का घाटा एक तरह से कम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने-पीने की चीजों की महंगी होने से रिटेल की जो महंगाई है, वो लगभग 4 प्रतिशत बढ़ गई है। ये तमाम चीजें हो रही है, ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ऐसे माहौल में आपका 73 दिन बाद जागना देश के प्रधानमंत्री को। और आपने खास चीज मैं कहूंगा दर्शकों को थोड़ा-सा और बताएं, ये जो आपने कहा कि हम लगातार 20 से 30% तेल बाहर भेजते रहे, तो ये कौन भेज रहे थे, क्यों भेज रहे थे और उसको रोका क्यों नहीं जा सका? देखिए, वो प्राइवेट जो हमारी रिफाइनरीज हैं, जैसे इसकी रिलायंस की है, तो वो इससे बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे। तो इसीलिए सरकार ने उसको रोका नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का दबाव था। जबकि उसको तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा जो क्रूड का रिजर्व है वो कम हो जाता है। और ये तो अभी ये खबर आई थी पिछले हफ्ते ही कि मार्च के महीने में पिछले साल के मार्च के मुताबिक 40% कम क्रूड भारत में आया। यानी कि जो भी क्रूड आ रहा था, है ना, वो 60% आ रहा था। यानी अगर 100 टन हम जो का इस्तेमाल है, तो हम जब बाहर से जो ला रहे थे वो 40% कम आया, तो मतलब 60 आया। लेकिन उसमें से भी हम 25 जब बाहर भेज दे रहे हैं रिफाइन करके, तो हमारे देश के लिए तो 35 ही बचा। तो 35 मतलब कि एक तिहाई। तो इसलिए रिजर्व तो खत्म होंगे ही। हालांकि सरकार ने शुरू में कहा था कि 70 दिन के हमारे पास रिजर्व वगैरह हैं, पर अगर आप उसको बाहर भेजते रहेंगे तो फिर आपके रिजर्व कम हो जाएंगे और आपकी जो जरूरत है वो आप जो बाद में पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो फिर ज्यादा परेशानी जो हो जाएगी। तो ये तो एक प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने रोका नहीं, जबकि तुरंत ही रोक देना चाहिए था, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब हमारे देश में गरीबों को बड़ा असर हो रहा था, जो एलपीजी है, वो आपको जो सिलेंडर 14 किलो का जो 950 का था, वो ब्लैक मार्केट में 4,000 5,000 रुपए का जा रहा था। जो 1 किलो गैस आपकी 100 रुपए के भरते थे, वो 500 रुपए हो गई। तो हमारे जो गरीब आदमी है उनका बजट तो एकदम बिगड़ गया, क्योंकि जो हमारे जो असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर लोग 10 11 12,000 रुपए कमाते हैं शहरों में, और अगर उनमें उनको 5,000 रुपए देना पड़े जहां 1,000 वो देते थे, तो 4,000 उनका बजट तो एकदम खत्म हो गया। उनके लिए तो जो इन्फ्लेशन है वो 50-60% का हो गया इन्फ्लेशन। तो वो तो उनकी तो हालत बुरी हो गई, इसलिए वो पलायन करे। बड़ी मात्रा में जो लोग हैं शहरों में, वो गांव में जाने लगे, क्योंकि गांव में कम से कम लकड़ी जला सकते हैं, वहां पे खेतों से जो कुछ सब्जी मिल जाएगी। पर यह कि गांव में भी काम नहीं है, कि गांव में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की वजह से काम मिलता था, तो वो भी स्कीम ठप हो गई है। और अभी जो वीबीजी राम जी है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए जो बहुत लोग जो गांव जा भी रहे हैं, उनको काम नहीं उपलब्ध है। तो मेरा जो मालिश करने वाला आता था, वो 2-3 दिन खाना जब नहीं बना पाया, तो फिर वो अपने बच्चों को लेकर गांव चला गया। अब गांव में उसने 10 दिन रहा, पर उसका कोई काम ही नहीं वहां पे, तो फिर वापस आ गया। फिर 5,200 रुपए में सिलेंडर लेके बड़ी मुश्किल से काम कर रहा है वो, मतलब बच्चों को स्कूल भेजना वगैरह, फीस देना उसके लिए कठिन हो रहा है। तो इसलिए जो हमारे गरीब लोग हैं उन पे तो तुरंत असर इसका होने लगा, और इसीलिए पलायन हो रहा था। आपने सूरत पे देखा किस तरह से रेलवे स्टेशन पे भगदड़ रही, और जगह पे भी जो लोग वापस जो गुड़गांव से, बाकी फिर गुड़गांव में आपने देखा कि वर्कर ने प्रोटेस्ट किया, और फिर नोएडा में तो जो वहां पे तो काफी ज्यादा मतलब जो हुआ, दंगा फसाद हुआ, क्योंकि वर्कर्स अपना कैसे काम चलाएंगे अगर उनके लिए 40-50% का इन्फ्लेशन होगा, और उनका जो खाना वो जो घर पे नहीं भी बनाते थे, ढाबे पे खाते थे, चाय 10 रुपए की 20 रुपए में हो गई, और जो उनका जो खाना 50 रुपए में खाते थे वो 80-90 का हो गया। तो इसलिए उनके लिए तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। तो इसलिए जो हमारे जो गरीब लोग हैं उन पे तो तुरंत ही उसका असर दिखने लगा था। तो इसलिए जब हमारे जो परेशानी है हमारे आम आदमी को, आम नागरिक को, वो तो तुरंत ही बढ़ गई। नहीं, आपने बिल्कुल अरुण जी बिल्कुल ठीक कहा। और आपने ये कहा कि जब सस्ता तेल हमें मिल रहा था, तो कुछ कारोबारी उसका फायदा उठा रहे थे, और जिस तरह से आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री के करीबी कारोबारी। और अब जब नुकसान हो रहा है,
तो पिछले कुछ दिनों से पेट्रोलियम मंत्री लगातार सामने आ रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी, और लगातार वो बोल रहे हैं कि तेल कंपनियों को हर दिन 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने टोटल घाटा कह दिया 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और तिमाही के आंकड़ों में कुल नुकसान वो 1,00,000 करोड़ रुपए का बता रहे हैं। अब अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो अगले 24 से 48 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे, क्या हम ये मानकर चले या इस देश की जनता ये मानकर चले कि सरकार हमें मानसिक रूप से तैयार कर रही है कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़े, ये लगभग लगभग मोटे तौर पर तय हो चुका है, ताकि हमें एकदम से बड़ा झटका न लगे, बड़ा शॉक न लगे? और कितना तक बढ़ा सकती है ये तेल कंपनी? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि वो कब बढ़ाएंगे और कितना बढ़ाएंगे। पर जैसे आप कह रहे हो, हरदीप पुरी ने तो एक साफ कर दिया कि ये चल नहीं सकता है, क्योंकि अभी हो क्या रहा था कि 2018 के पहले ये डिसाइड हो गया था कि जो मार्केट में दाम होगा उसी के आसपास, मतलब जो यहाँ पे दाम फिक्स होगा। लेकिन पैंडेमिक के दौरान से जब जब दाम गिरे तो हमारे देश में दाम नहीं गिराए गए, वो एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी और वैट से सेंटर और स्टेट्स को टैक्स रिसोर्सेज मिले। तो अभी तब से क्या हो रहा है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन हो रहा है कि दाम बढ़ाए नहीं बढ़ाए। तो अभी इलेक्शन थे, तो इलेक्शन में वो दाम नहीं बढ़ाना चाहते थे, नहीं तो उसको जो है उनका एडवर्स इम्पैक्ट होता, तो इसलिए उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए। नहीं तो अगर इलेक्शन नहीं होता तो वो तो शायद दाम पहले ही बढ़ गए होते। आपने देखा एलपीजी और ऐसी कुछ चीजों के तो दाम बढ़े ही बढ़े। कॉमर्शियल एलपीजी के तो अभी ये मतलब करीब 50% बढ़ गए थे जो अभी रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले। तो ये दाम तो मुझे लगता है बढ़ेंगे ही। दूसरी बात यह है कि अगर जो ये युद्ध कितने दिन चलता है उस पर निर्भर करेगा कि कितना और परेशानी देश के सामने आएगी। क्योंकि ये लग रहा था कि शायद समझौता हो जाए, पर अभी परसों तो ये साफ हो गया कि जो ट्रंप को मान नहीं है कि जो ईरान ने 14 पॉइंट का जो उनको दिया है एक पेज का, तो अभी समझौता नहीं हो रहा। और अगर कल भी समझौता हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, तो अगले 3-4 महीने परेशानी रहेगी, क्योंकि इतनी बमबारी हुई है ईरान पे, इराक पे, कुवैत पे, सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे, ओमान पे, कि उसको रेस्टोर करने में 3-4 महीने तो कम से कम लगेंगे। ओमान तो कह रहा है कि उनके जो गैस फील्ड है उस पर बमबारी ऐसी हुई कि 3 से 5 साल लग जाएगा ठीक होने में। तो अगर कल भी होता है तो हमें परेशानी तो अगले 3-4 महीने झेलनी पड़ेगी। और अगर और 3-4 महीने चलता है तो यानी कि हमारा फिर 7-8-9 महीने तक परेशानी चलती रहेगी। तो अभी तो ये लंबा है, और कितना और होगा तो ये कहना मुश्किल है। तो अभी हम स्टैग्फ्लेशन की स्थिति में तो आ ही गए, कि उत्पादन कम हो रहा है और जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो स्टैग्फ्लेशन की स्थिति में आ ही गए। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो रिसेशन भी आ सकता है, जिसमें कि फिर हमारे अर्थव्यवस्था में गिरावट आने लगेगी। तो ये जो स्थिति है ये काफी डरावनी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ये कहा। लेकिन जैसे मैंने कहा, 73 दिन बहुत लेट उन्होंने कहा, क्योंकि वो तो पहले तारीख से ही उनको जो मतलब ये सारे कदम उठाने चाहिए थे। और दूसरी बात ये कि ये जो अब ऑस्टेरिटी की बात है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात है, इसमें ऑपोजिशन के साथ समझौता करके जो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अटैक करते रहेंगे जिस प्रकार से आपने अटैक किया अभी पिछले 75 दिन में, तो वो भी अटैक करेंगे, वो भी बात नहीं मानेंगे। और हमारी जो जनता है वो भी बात नहीं मानेगी जब तक कि सरकार एक एग्जाम्पल नहीं पेश करे। मतलब इतने बड़े बड़े लाभ लश्कर लेके चलने की क्या जरूरत है, इतना सारा बड़ी बड़ी रैलियां करने की क्या जरूरत है, दिन में 10-10 बार कपड़े बदलने की क्या जरूरत है ना। तो अगर हम ही जो मतलब एक पेश करें कि सरकार खुद जागरूक है और वो खुद अपने खर्चे काट रही है, और सरकार में बहुत फिजूल खर्ची होती है, बहुत कुछ काटा जा सकता है सरकारी खर्चे से। और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत फिजूल खर्ची होती है, उनका तो 5 स्टार कल्चर होता है। तो उस पर जो रोक लगाना जरूरी है, इसके पहले कि हम मिडिल क्लास को और अपर मिडिल क्लास को कहें कि आप जो कटौती करिए। तो ये अगर हम कदम उठाएं, जैसे कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम जाएं, तो वो मतलब हमारे जो अमीर लोग हैं वही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से चलते हैं। तो वो अगर जो मतलब ये करेंगे, जबकि सरकार को उनको दिखेगा कि सरकार भी जो सीरियस है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक उदाहरण पेश किया था कि खुद ही एक समय का खाना बंद कर दिया, जिससे कि जो अगर सारे देश में एक समय का खाना लोग बंद कर दें तो जो खाने पीने का जो कमी थी उस समय वो पूरी हो जाए। तो इसलिए सरकार को पेश करना चाहिए एक उदाहरण। तो सरकार अगर नहीं पेश करेगी, सरकार अगर प्रधानमंत्री देश के हैं, तो प्रधानमंत्री अगर एक स्टेट्स पर्सन के तौर पे ऑपोजिशन के साथ पेश आए, और इतना ज्यादा जो हमारा जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो हो गया है जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में, वो अगर खत्म नहीं होता तो फिर जो परेशानी बढ़ी रहेगी, और ये परेशानी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी सरकार के लिए।
एक बड़ी बात आपने कहा कि 75 दिन की देरी हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कही जा रही है। दिल्ली में एक ज़माने में डीटीसी की बसें खूब चला करती थी। अब डीटीसी की बसों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत और मेट्रो कितने शहर में है, हम और आप अभी जानते हैं। अभी तक नोएडा और गाजियाबाद को मेट्रो से आपस में कनेक्ट नहीं किया गया। नोएडा तक मेट्रो जा रही है, गाजियाबाद मेट्रो जा रही है, लेकिन उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया गया। ये 75 दिन की देरी भारत पर इतनी भारी पड़ने जा रही है क्या कि हम एक भयावह आर्थिक संकट के दौर में, और आपने जिस तरह से इंडस्ट्री, खेती, किसानी, मतलब शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो या शायद ही समाज का ऐसा कोई वर्ग हो जो इस आर्थिक मंदी से बचता हुआ नजर आ रहा हो। एक भयावह आर्थिक संकट, मतलब अब तक भारत ने जितने आर्थिक संकट झेले, उससे भी बड़ा आर्थिक संकट हम लोग झेलने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप थोड़ा बहुत लकड़ी जला लेंगे, कोयला कर लेंगे, लेकिन जैसे मोरबी में अगर आप सिरेमिक टाइल के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं तो आप कोयला नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कार की पेंट शॉप में आप गैस का इस्तेमाल करते हैं पेंट करने के लिए, तो आप लकड़ी नहीं जला सकते उसमें, है ना? तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में जो अभी आपकी फैक्ट्रियाँ हैं या जिस प्रकार से आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें कोई अल्टरनेट फ्यूल नहीं। आप थोड़ा बहुत ईवी का इस्तेमाल कर लेंगे, आप थोड़ा बहुत समझिए कि कुछ और मतलब एनर्जी का सोर्स ले लेंगे, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। तो क्योंकि दुनिया में 20% इन चीजों की शॉर्टेज हुई, उसमें से थोड़ा बहुत किया तो 15% की तो शॉर्टेज है ही। लेकिन हम ही 85% से ज्यादा हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो जो जब दुनिया में अगर 15% की शॉर्टेज है तो हमारे यहाँ 20% की शॉर्टेज होगी। इसीलिए जब मार्च में जितना क्रूड हमारे यहाँ आता था पिछले साल, उससे 40% कम आया। तो 40% तो बहुत होता है, उसकी कोई मतलब काट नहीं है। आपको वो अगर कम मिल रहा है तो कम होगा ही होगा। तो उत्पादन में कमी आएगी ही आएगी। अगर फर्टिलाइजर आपका जब प्रोडक्शन कम होगा तो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कृषि में कम होगा, तो कृषि में उत्पादन में कमी आएगी। और इस साल तो खतरा है कि सुपर एल नीनो आ रहा है जुलाई के बाद, तो फिर मतलब जो सूखा पड़ने की जो आशंका है। तो सूखा भी पड़ा और जो अगर आपके फर्टिलाइजर में भी कमी रही, तो दोनों की वजह से आपका जो फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फूड के दाम बढ़ जाएंगे और गरीब आदमी फिर पिसेगा उसमें। तो यानी कि एनर्जी के मतलब एनर्जी को आप कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका कोई आप सिर्फ ये कर सकते हैं जो इनएसेंशियल है, जैसे लग्जरी आइटम है। लग्जरी आइटम को आप कट कर सकते हैं क्योंकि उसका उत्पादन पे असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि 5 स्टार कल्चर, 7 स्टार कल्चर, सरकार की फिजूल खर्ची, है ना, ये सब आप कट कर सकते हैं। पर जो मतलब आपका एसेंशियल जो उत्पादन है उसको कट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और अगर आप मतलब इतनी एनर्जी नहीं बचा पाए जो लग्जरी कंजम्पशन वगैरह से, तो उत्पादन में कमी आएगी। जब उत्पादन में कमी आएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा ही, फिर उसमें इन्फ्लेशन भी होने के चांस होते हैं, क्योंकि जैसे जिन चीजों की शॉर्टेज है उस पे होता है। तो जैसे कि अभी गैस में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, फर्टिलाइजर में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है कि फर्टिलाइजर भी शॉर्ट सप्लाई में हो रहा है। तो हमें ट्रेड पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा। ट्रेड पे अगर अंकुश नहीं लगाए तो जहां जहां शॉर्टेज होगी उनके दाम बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो समस्या है ये काफी गहरी समस्या है। इसका समाधान भी हमें काफी सोच समझ के करना चाहिए। एक बड़ी बात जो यहाँ पे निकलती है अरुण जी की, जो गरीब तबका है, वो 5 किलो अनाज की बात हो या सब्सिडी की बात हो, ये तमाम चीजें, लेकिन एक तबका हमारी नजर से छूट जाता है, मिडिल क्लास, जो बड़े पैमाने पे आईटीआर रिटर्न भी भरते हैं, जो भी थोड़ा बहुत उनका होता है वो देते भी है, या नौकरी पेशा है तो वो सैलरी से ही टीडीएस कट के चला आता है। अब अगर उन मिडिल क्लास को हेल्प करनी होगी तो क्या उसका कोई फॉर्मूला है कि सरकार ये देखे कि पिछले 3, 4, 5 सालों में कितने लोगों ने आईटीआर रिटर्न भरा है और उनके खाते में सीधे सब्सिडी पहुंचाई जाए, क्योंकि मिडिल क्लास को तो कोई सहायता नहीं मिल रही है और सबसे ज्यादा नुकसान में जो है वो मिडिल क्लास वाले ही है, क्योंकि उनके घर का खर्च 2 गुना से 2.5 गुना बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में चावल, आटा, दाल, गेहूं, तेल, इन सब की कीमत बढ़ी है और मिडिल क्लास को कहीं से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। उन तक सरकार क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से लाभ पहुंचा सकती है क्या, क्योंकि सबके पास कितने लोगों ने आईटीआर रिटर्न भरा वो डाटा तो है ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, सरकार के पास। देखिए हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है बहुत कम इनकम टैक्स देता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। क्योंकि हमारा जो डेटा आता है इनकम टैक्स का, उसमें 9 करोड़ के करीब लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या टीडीएस देते हैं। तो उसमें सिर्फ 1.1 करोड़ ही लोग हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद जो है रेड फोर्ट से बोला था 2 साल पहले। तो 1.1% ही हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। बाकी नहीं तो 9 करोड़ में से आप समझिए 6, 6.5 करोड़ तो या तो निल रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत कम रिटर्न फाइल करते हैं, उनका बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है।
उनके ऊपर भार पड़ता है ये इनडायरेक्ट टैक्स का। वो कमीज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स है, जूता खरीदते हैं तो टैक्स है ना, आपका जो कोई टूथपेस्ट खरीदा उस पर टैक्स है। तो हमारी जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का भार होता है। इसीलिए हम बराबर बार बार बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देना चाहिए, जिससे कि मिडिल क्लास के ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाए। तो इसलिए हमें तो डायरेक्ट टैक्स उठाना चाहिए। जो अमीर लोग हैं, अति अमीर लोग हैं, वहां से इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, उस सब से लेके जब अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे तो मिडिल क्लास के ऊपर बोझा कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो कंपोनेंट है, उनकी जो भी चीज खरीदते हैं वो जैसे ही कम होगा तो उनको फायदा होगा, लेकिन इंडस्ट्री कितना वो बेनिफिट उनको पास ऑन करेगी वो भी पता नहीं। तो इसलिए जो हमें देखना पड़ेगा कि मिडिल क्लास को फायदा सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पे नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होगा। और जो गरीब आदमी है, जो मेरा मानना है 90% तो हमारे देश में गरीब ही हैं। जो अमीर हैं वो 2-3% हैं जिनके पास काले धन की अर्थव्यवस्था भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और फिर करीब समझिए 7-8% है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। तो ये जो 7-8% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, ये पिस रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से। एक आखिरी सवाल अरुण जी, अब तमाम लोग मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर आपसे पूछा जाए, आपने उनका 10 साल का कार्यकाल देखा, 12 साल का नरेंद्र मोदी साहब का, इकोनॉमी को टैकल करने के मामले में कौन से प्रधानमंत्री आपके हिसाब से बेस्ट है? देखिए, ये कंपेयर करना बहुत ही कठिन होता है। मोदी काल में तो उन्होंने जबरदस्ती गलत नीतियां अपना के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। जैसे नोटबंदी कर दी, उससे हमारा असंगठित क्षेत्र धराशायी हो गया। अगले साल गलत जीएसटी उन्होंने लगा दिया जो स्ट्रक्चरली फॉल्टी है, उससे असंगठित क्षेत्र को धक्का लगा। उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का जो क्राइसिस आया, उससे असंगठित क्षेत्र को धक्का लगा। फिर पैंडेमिक में एकदम से लॉकडाउन कर दिया, उससे धक्का लगा। फिर यूक्रेन वॉर में जब परेशानी आई तो उससे भी लगा, और अब ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस जो है इसकी वजह से धक्का लगा। तो बार बार असंगठित क्षेत्र को धक्का लग रहा है 2016-17 के बाद, और वो गलत नीतियां अपनाने की वजह से लग रहा है। तो इसलिए ये कहा जाए तो मोदी सरकार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है कई बार। और उन्होंने जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दी। अब कॉर्पोरेट टैक्स में तो उन्होंने 2019 में छूट दे दी, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया क्योंकि डिमांड कम थी। तो डिमांड बढ़ाने के लिए तो गरीब आदमी के हाथ में पैसा देना चाहिए। अगर आप 100 रुपया एक गरीब आदमी को देंगे, वो पूरा 100 रुपये खर्च कर देगा, अपने लिए कुछ कपड़ा खरीद लेगा, पत्नी के लिए कुछ चप्पल ले लेगा, बच्चे के लिए कुछ स्कूल बैग ले लेगा, अपने किचन के लिए कोई कटोरी ले लेगा, घर में कुछ ले लेगा। जबकि अमीर आदमी तो जितना खर्च करना है वो कर रहा है, तो 100 का 100 बचा लेगा। तो डिमांड की कमी है अर्थव्यवस्था में। इसीलिए पैंडेमिक के पहले ही हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 3.1% हो गया था। तो गिरावट हमारे अर्थव्यवस्था में इसलिए भी है क्योंकि गैर बराबरी बहुत बढ़ रही है, और ये सरकार नीतिगत तरीके से संघर्ष क्षेत्र को बढ़ा रही है और असंगठित क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही है। जबकि 94% तो असंगठित क्षेत्र में है। अगर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचेगा तो नेचुरली अपने आप अर्थव्यवस्था फिर गिरावट पे आ जाएगी। तो इसीलिए मैं तो बार बार ये कहा है पिछले नोटबंदी के समय से कि हमारा जो जीडीपी का डेटा है वो संघर्ष क्षेत्र के आधार पे है। जो गिरता हुआ असंगठित क्षेत्र है उसको हम बढ़ता हुआ दिखा देते हैं। तो यानी कि असली में हमारा रेट ऑफ ग्रोथ तो 1.5-2-2.5% ही है, न कि 7% जो सरकार कहती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नोटबंदी के समय सरकार कह रही थी कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8% पहुंच गया है, जबकि सबने देखा कि 5 महीने 2016 में नवंबर से लेके मार्च 2017 तक मार्केट बंद, लोगों को काम नहीं मिला, तरह तरह की परेशानी आई, तो अर्थव्यवस्था गिरावट पे थी। तो गिरावट वाली परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छी ग्रोथ हुई 8% की, तो ये दिखा रहा है कि हमारा जीडीपी का डेटा कितना गलत है। तो इसलिए हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें समस्या ये है कि गैर बराबरी की। अब समस्या क्या है कि गैर बराबरी की जो समस्या हमारे देश में आई वो 1991 के बाद जब नई आर्थिक नीतियां जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च की, तो उसकी वजह से गैर बराबरी बहुत तेजी से बढ़ी है 1991 के बाद। अब ये बात जरूर है कि यूपीए के दौरान जब सरकार ने जो ये राइट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सब, तो जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से सेफ्टी नेट, जो वर्ल्ड बैंक ने 1980s में कहा था सेफ्टी नेट की जरूरत पड़ेगी नई आर्थिक नीतियों के साथ, तो सेफ्टी नेट इंट्रोड्यूस किए। लेकिन सेफ्टी नेट भी सोल्यूशन नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था की परेशानी बढ़ती चली गई, और मनमोहन सिंह के दौरान ये अच्छी बात रही कि ग्लोबल मार्केट तेजी से बढ़े, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट अच्छा बढ़ा, तो हमारी ग्रोथ रेट बड़ी तेज हो गई थी जब मनमोहन सिंह के यूपीए 1 के दौरान।
यूपीए 2 में गिरावट हुई क्योंकि उस समय टेपर टैंट्रम हुआ, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2007, 8, 9 का, उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हुई मार्केट में, और जब वो विड्रॉ हुई यूएस में और यूरोप में तो टेपर टैंट्रम हुआ, उससे हमारी अर्थव्यवस्था परेशानी में आ गई। तो मेरा मानना है कि जो कंपेयर करना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने जो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे नई आर्थिक नीतियां लॉन्च की, उसका बहुत बड़ा बुरा असर अभी तक चल रहा है। और जो मोदी ने किया वो तो एक तरह से पॉलिसी ही गलत इस्तेमाल की गई। तो कंपेयर करने में तो ये हम कहेंगे कि मनमोहन सिंह जी की वजह से भी काफी नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था को, गरीब आदमी को, वो मार्जिनलाइज हुआ। और जो मोदी आए उसके बाद तो वो मार्जिनलाइजेशन और तेज हो गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि और तेज हो गया और एक बड़े भयावह संकट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। संकट बिल्कुल हमारे देश में आ गया है और आज की हालत में तो हम, जैसा कि अरुण कुमार जी ने कहा, कि मोदी जी की गलत नीतियाँ, और पता नहीं वो गलत नीतियों में कब सुधार करेंगे। तो एक बड़े भयावह संकट के हालात पैदा हो गए। अपना ख्याल रखिए, जितना अपने खर्चे को कम कर सकते हैं उतना कम करिए। इसके अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं है। अरुण सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।